दोस्तों आज हमें सीएजी के बारे में पढ़ना है। इससे पहले अगर हम बात करें एमपीपीएससी में हमने दो आयोगों पर चर्चा कर ली है ना। आपने देखा होगा कि एक हमने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लिया है और दूसरा हमने नीति आयोग के बारे में पढ़ लिया है। कौन कौन से आयोग पढ़ लिए हैं? तो एक हमने निर्वाचन आयोग कर लिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और दूसरा हमने नीति आयोग के बारे में भी नीति आयोग के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएजी, ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी। सबसे पहले हम सीएजी के बारे में जान लेते हैं कि सीएजी है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो सीएजी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि सीएजी क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या इसका औचित्य और संविधान में इसका उल्लेख है कि नहीं है। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, इसका पद एक संवैधानिक पद है, अर्थात इसका वर्णन संविधान में किया गया है। कहाँ किया गया है? इसका वर्णन संविधान में किया गया है, अर्थात ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है? यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अर्थात एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। इस बात को आप याद रखेंगे। कैसा पद है दोस्तों? यह एक संवैधानिक पद है, अर्थात इसका वर्णन संविधान में किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक इसका वर्णन किया गया है। मतलब आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक इसका वर्णन किया गया है, और कहीं ना कहीं हमें इसके अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका कार्य क्या है, ठीक है, इसका कार्य क्या है, तो आइए थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझा देता हूं कि ये कैसे कार्य करता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ नीति का निर्माण कौन करता है? तो हमारे यहाँ नीति अर्थात पॉलिसी बनाती है संसद। कौन बनाती है? संसद हमारे पॉलिसी बनाती है। और संसद में कितने लोग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। अंग की चर्चा करें तो एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, और दूसरा होता है राज्यसभा। सरकार को मान के चलिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए सरकार को एक स्कूल खोलनी है ना, एक सरकारी स्कूल खोलनी है किसी भी राज्य में। केंद्र सरकार को एक स्कूल खोलनी है तो सरकार क्या करेगी? सबसे पहले एक विधेयक लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी? एक बिल लेकर आएगी। क्या लेकर आएगी? एक विधेयक लेकर आएगी, अर्थात बिल लेकर आएगी कि हमें एक स्कूल खोलना है और इस स्कूल को खोलने के लिए हमें इतने करोड़ रुपए चाहिए। मान लो 500 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, सरकार कहाँ बिल लेकर आ रही है? सरकार संसद में बिल लेकर आ रही है, और ये बिल क्या होता है? पारित होता है। और जैसे ही राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर करते हैं तो इसी विधेयक को हम क्या बोलते हैं? अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, मान लो सरकार ने संसद से 500 करोड़ रुपए लिए और सरकार ने अब क्या किया? एक स्कूल बनाने की योजना बनाई और एक स्कूल का कार्य चालू हो गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद स्कूल कंप्लीट हुई। अब जब स्कूल कंप्लीट हुई तो सरकार ने कितना करोड़ रुपए लिया था? 500 करोड़ रुपए लिया था। क्या सरकार ने ये 500 करोड़ रुपए सरकार ने अपने जेब से लिया था? क्या मोदी जी अपने जेब से देंगे? नहीं। तो ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है, और जनता के पैसे की रक्षा करना किसका दायित्व है? जनता के पैसे की रक्षा करना संसद का दायित्व है। कहीं सरकार भ्रष्टाचार ना कर दे, है ना। 500 करोड़ रुपए के चक्कर में 300 करोड़ रुपए की स्कूल बनवाए, 200 करोड़ अपने जेब में रख ले, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने मान लो स्कूल खोला और स्कूल कंप्लीट होने के बाद पूरा पैसा खर्च हो गया। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों? पैसा खर्च हो गया, 500 करोड़ रुपए लग गए, स्कूल बन गई। अब दोस्तों एक व्यक्ति है जिसका नाम है सीएजी। सीएजी सीएजी क्या करेगा? जैसे ही सरकार से पूछा जाएगा बताओ 500 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए, तो सरकार बोलेगी देखो भैया, सबसे पहले तो हमने 20 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनवाई, है ना, फिर वहाँ बोरवेल करवाया, हमने वहाँ पे स्कूल में बेंचेस लगवाई, टीचरों को पैसा दिया, क्लासरूम बनवाई, फलाना फलाना करके 500 करोड़ रुपए का सरकार ने हिसाब दे दिया। ठीक है, सरकार ने हिसाब दिया, जो हिसाब आया वो हिसाब का रखा गया संसद में कि सही है, सरकार ने इतना पैसा 500 करोड़ रुपए स्कूल में खर्च किया है। ठीक,
सरकार ने अपने बिल वगैरह जितने भी थे, टेंडर वेंडर सब बता दिए कि हमारे पास देखो ये प्रमाण है, हमने स्कूल में इतना खर्च किया, ये हमारे पैसा है, इसका एक प्रमाणितकरण यहाँ पर दे दिया। अब संसद में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सीएजी। क्या है? सीएजी। सीएजी क्या करेगा दोस्तों? ये सीएजी सरकार ने जो 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इस स्कूल में, इस 500 करोड़ रुपए की जांच करेगा। कौन जांच करेगा? ये सीएजी जांच करेगा। और ये सीएजी बताएगा कि क्या सरकार ने सही में 500 करोड़ रुपए किसी स्कूल में खर्च किए कि नहीं किए, कि सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है ये, कि ये मेरे लाल सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं सही से चल रही हैं कि नहीं, योजना में कितना पैसा अलर्ट हुआ था और कितना पैसा सही में इस्तेमाल हुआ है, इसकी जांच करने के लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है सीएजी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसी को बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखक परीक्षक। तो दोस्तों ये क्या करता है? ये सरकार के वित्त, जो जनता का पैसा है, ये पैसा सही दिशा में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने के लिए भारत में कौन सा पद आया? सीएजी आया। सीएजी क्या करता है? सरकार जो योजनाओं के माध्यम से पैसे को खर्च करती है, उस पैसे को सही तरीके से खर्च किया गया है कि नहीं किया गया। बहुत सिंपल सी मैं आपसे बात कहता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? आपके पिताजी ने आपको 100 रुपए सब्जी लाने को दिए थे, ठीक है? पर जैसे ही आप सब्जी लेने गए, आपने क्या किया? आपने देखा कि क्यों ना मैं सब्जी ले लिया। आपने 80 रुपए की सब्जी ली, ठीक, और 20 रुपए दोस्तों के साथ मिलकर आपने चाय पी ली। क्लियर? अब जैसे ही आपके पिताजी ने पूछा कि बताओ पैसे कहां खर्च हुए, तो आपने बता दिया, हिसाब किए, फलाना 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 खर्च कर दिए। अब मान को आपके इस घर में आपका कोई बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, अब आपके ऊपर निगरानी रख रही है कि नहीं यार ये तो झूठ बोल रहा है, 100 रुपए की सब्जी तो हो ही नहीं सकती है, तो 80 रुपए की सब्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके घर में जो भाई होंगे या छोटी बड़ी बहन होती है, क्या करती हैं? आपसे बार बार प्रश्न पूछती हैं, जांच करती हैं कि आपने पैसा सही दिशा में खर्च किया है कि गलत दिशा में खर्च किया है। अगर आपने गलत दिशा में पैसा खर्च किया तो कूटेंगे भी आपको। सेम उसी प्रकार कौन कर रहा है? सीएजी कर रहा है। सीएजी क्या करता है? सरकार के जो पैसे है उसको सही दिशा में खर्च किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसकी जांच करने के लिए भारत में सीएजी लेकर आया है। हाँ, रिपोर्ट देने के पश्चात ही जांच होगी, जब तक रिपोर्ट नहीं दोगे तो कैसे जांच होगी भाई? तो इसीलिए दोस्तों अब एक बताओ कि सीएजी ने 500 करोड़ रुपए, मान लो सरकार ने 500 करोड़ रुपए में भ्रष्टाचार कर दिया हो तो क्या होगा सर? अब आपका प्रश्न है कि सरकार, मान लीजिए कि सरकार ने पैसे को खर्च कर भी दिया तो ये क्या कर लेगा? ये बताएगा ही ना केवल कि सरकार ने पैसा खर्च कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात कह रहे हो कि ये केवल क्या करेगा? ये सरकार की कमियों को उजागर करेगा। क्या करेगा? सरकार की कमियों को उजागर करेगा। ये और थोड़ा कुछ कर लेगा। आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सरकार ने मान लीजिए सर 500 करोड़ रुपए में 400 करोड़ रुपए स्कूल बनवाई, 100 करोड़ अपने जिम में डाल दिए, तो विधायकों ने खा ली, सांसदों ने खा लिया, तो कुछ कर पाएगा? मैंने कहा कुछ नहीं कर पाएगा। ये केवल क्या कर पाएगा? ये केवल सरकार की कमियां बताएगा। तो सर इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि जब 5 साल बाद सरकार ना, जनता चुनेगी सरकार को वापस से, तो जनता को याद रहेगा कि भैया जी ने घोटाला किया था, इस सरकार ने घोटाला किया है, तो अगली बार वोट किसको देना है। इसका फायदा ये है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि 5 साल के पश्चात जब जनता मूल्यांकन करेगी किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, तो कहीं ना कहीं क्या महत्वपूर्ण होगा? जनता को पता होगा कि सरकार ने घोटाला किया। इसी के द्वारा दोस्तों कोयला घोटाला हो, 2G घोटाला हो, स्पेक्ट्रम घोटाला हो, बहुत सारे घोटाला को यहां पर किसने उजागर किया है? तो भैया किसके द्वारा उजागर किया गया है? ये उजागर किया गया है सीएजी के द्वारा। सीएजी अपनी रिपोर्ट संसद में देता है, राष्ट्रपति को देता है। क्लियर? चलो, तो सीएजी किसको अपनी रिपोर्ट देता है? सीएजी अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, ठीक है, जांच करने के बाद कि लो भैया इसने भ्रष्टाचार किया इस सरकार ने। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को रखती है कहां पर? वापस से रखती है संसद में। कहां रखती है? संसद में रखती है। और विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष भैया हंगामा बोलेगा कि सरकार को देखो भैया, जनता को बताएगी। विपक्ष क्या बोलेगा जनता से? जनता को बताएगा कि देखो आपने जिस सरकार को चुना वो सरकार कितनी भ्रष्टाचार है ना। जैसे मान लो वर्तमान में मोदी जी हैं, मोदी जी मान लो किसी भी योजना में भ्रष्टाचार कर दें तो राहुल गांधी जी क्या करेंगे? फिर जनता के सामने आएंगे कि देखो आपने जिस सरकार को चुना है वो कितनी निकम्मी है, ऐसा है वैसा है, भ्रष्टाचार कर रही है, हमको चुनो। जनता फैसला लेगी, ठीक है। चलो क्लियर? आ जाओ, यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। यह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र का संरक्षक होता है। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभा के लिए सरकार तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों
की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और यह जानकारी जन साधारण को दी जाती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो देखता है कि संसद के द्वारा मान्य खर्च की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाए और संसद के द्वारा विनियोग अधिनियम से निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कही गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे निकायों को बहुत महत्वपूर्ण पद के रूप में कहा है। जैसे भारत के निर्वाचन आयोग को कहा है कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद है, उसी प्रकार सीएजी को भी इन्होंने कहा है कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, वर्तमान में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के क्या है? सीएजी। इस बात को भी याद रखिएगा आप। क्लियर? तो सीएजी क्या करता है? केंद्र सरकार मतलब संघ होता है, मतलब केंद्र सरकार हो गया, इसके साथ साथ जो भी राज्य सरकारें हैं, है ना, इन सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या करता है? लेखाओं की परीक्षण करता है। क्या करता है? लेखाओं की परीक्षण करता है। वो चेक करता है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सही से पैसा खर्च कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, भ्रष्टाचार तो नहीं कर रही हैं, और अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो इस भ्रष्टाचार को जनता में उजागर करने का काम इनका है। ठीक है सर, सीएजी को आदेश कौन देता है जांच करने? कोई आदेश नहीं देता, संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। जैसी रिपोर्ट आप संसद में रखोगे सीएजी वापस से जांच कर लेगा, काम है उसका। ठीक, क्लियर? चलिए, अभी देखो इसकी पूरी पृष्ठभूमि दी गई है। ये पृष्ठभूमि मैं सब नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये आप लोग आराम से पढ़ते रहेगा। प्री का टॉपिक है ना, जब आप लोग प्री वगैरह देंगे तो आराम से पढ़ते रहेंगे, इसका इतिहास क्या रहा, इसका क्या रहा। और जब ये सब चीज़ें आप प्री वगैरह में पढ़ते हैं तो शुभम गुप्ता सर आपको प्री में सब चीज़ें लिखवाएंगे, बताएंगे क्या है, क्योंकि ये प्री का टॉपिक है। ठीक है, चलो, तो इसको आराम से पढ़ते रहना। सब लिख दिया गया है कि सीएजी का पद अंग्रेजों के समय से आया है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना। हमारा कोई इससे महत्व नहीं है। हमारा मुद्दा है सीधे सीधे कहाँ से ये आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल की। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं हमारे इसी में कुल मिलाकर 4 से 5 आर्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 148 से हमें पढ़ना है अनुच्छेद 151 तक। ठीक है, तो गिने चुने 4-5 आर्टिकल हैं, उसके बारे में ही चर्चा कर लेते हैं कि एक आर्टिकल क्या कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अनुच्छेद 148 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 148 सीएजी की नियुक्ति करता है, उसको शपथ दिलाता है और सेवा शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 148 में क्या लिखा है? सीएजी का पद क्या है, फिर इसकी शपथ कौन इसको दिलाता है और इसकी सेवा शर्त है, ये सभी चीजें लिखी हैं अनुच्छेद 148 में। तो सीएजी की नियुक्ति कौन करता है इसके बारे में बताया गया है। तो सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, इनको शपथ कौन दिलाता है इसके बारे में बताया गया है, और इनकी सेवा व शर्तों को कौन निर्धारित करता है? तो भारत की संसद निर्धारित करती है। अनुच्छेद 149 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 149 क्या कहता है कि सीएजी के क्या कर्तव्य हैं और उसकी क्या शक्तियां हैं। सीएजी के क्या कर्तव्य हैं व उसकी क्या शक्तियां हैं, ये कहाँ लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 149 में। किसमें लिखा गया है? 149 में लिखा गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कर्तव्य व शक्तियों से संबंधित यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 148 में सीएजी क्या है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है और सीएजी को शपथ कौन दिलाता है, ये अनुच्छेद 148 में है। 149 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 149 में लिखा है सीएजी का कर्तव्य व शक्तियां क्या है। उदय भान सिंह जी कह रहे हैं सर पहले जैसे कर दीजिए ना प्लीज, ऐसे में लिख नहीं पाते। लिखिए ना, कहाँ मैं लिख तो रहा हूँ, आप भी लिखिए। अनुच्छेद 148 149 में क्या लिखा है। ठीक है, भाग की बात कर लेते, किस भाग में? तो भाग 5 में। लिखिए लिखिए, कहाँ पे टेंशन आ रही है। अनुच्छेद 150 की हम बात कर रहे हैं। 150 क्या कहता है? कितने लोग कल टेस्ट देने आए थे? कल तो आधे गायब हो गए थे ना। क्या करोगे समझ के जब लिख ही नहीं पा रहे हो तो, है ना। खैर, आपका भविष्य है। अनुच्छेद 150 की हम बात करते हैं। संघ व राज्यों की खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सलाह पर रखना। 150 क्या कहता है? 150 कहता है कि जो केंद्र सरकार होंगी और जो राज्य सरकारें होंगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जो भी खाते होते हैं, कहां पे कितना पैसा खर्च हुआ, कितना आया, ये सभी का जो विवरण होगा, ये सभी किसके आधार पर निर्धारित होगा?
तो ये सभी राष्ट्रपति की अनुसार निर्धारित होगा। किसके अनुसार होगा? राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। जैसे कि मान के चलिए आप अपने घर में एक डायरी रखते हैं, पिताजी रखते होंगे कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ पे कितना करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी चीजें हैं। तो 150 ये कहता है कि जो भी केंद्र सरकारें हैं, जो भी राज्य सरकारें हैं, अपने पैसे को कहाँ पर खर्च करेंगी, ये सभी राष्ट्रपति के दिशा निर्देश करेंगे। और राष्ट्रपति को सलाह कौन करता है? सीएजी करता है कि राष्ट्रपति जी आप बोल दीजिए केंद्र और राज्यों को कि अपनी अपनी जो लेखा का परीक्षण है वो इसको इस प्रकार मैनेज करेंगी, चार्ट शीट बनाएंगी। इसलिए हर कंपनी अपनी चार्ट शीट बनाती है लास्ट महीने में कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ है। तो पढ़ो, संघ मतलब केंद्र सरकार व राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। और ब्रैकेट में देखो लिखा है सीएजी की सलाह पर। सीएजी किसको सलाह देता है? तो सीएजी सलाह देता है राष्ट्रपति को। किसको सलाह देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको सलाह देते हैं? तो राष्ट्रपति सलाह देते हैं केंद्र सरकार को, और राज्य सरकार को सलाह देते हैं कि आपको अपने लेखा का परीक्षण किस प्रकार करना है, किस प्रकार नहीं करना। ठीक, चलिए अनुच्छेद 151 की हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 151 यहां पर क्या कहने की कोशिश हो रहा है, ठीक है। अब समझिए अनुच्छेद 151 क्या कहता है। संघ एवं खातों संबंधित सीएजी को रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखेगा। कहने का तात्पर्य यह है मेरे लाल कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देता है? सीएजी ने मान लो जांच की, सीएजी जब जांच करेगा तो अपनी रिपोर्ट किसको देगा? तो सीएजी अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। जैसे ही उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां रखते हैं? तो इस रिपोर्ट को रखते हैं संसद में। कहां रखते हैं? संसद के पटल में रखते हैं। कहां रखते हैं? संसद के पटल पर रखते हैं। अब थोड़ा एक बात कर लो, थोड़ा समझ लो कि पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे काम होता है। देखो, मैंने स्कूल का एग्जाम्पल समझाया था, एक स्कूल के एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो ये संसद है, ठीक, यहां से कानून पास हुआ कि हमें स्कूल बनवाना है। कानून बना मतलब विधेयक बना, अधिनियम बना, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर वगैरह किए। 500 करोड़ रुपए का एक जो बिल था, ये बिल मतलब विधेयक या अमेंडमेंट या अधिनियम निकला। 500 करोड़ रुपए की क्या बनी? स्कूल बनी, ठीक है। स्कूल बनने के पश्चात जो भी पैसा वैसा खर्च हुआ, खर्च होने के पश्चात सरकार ने अपनी एक पूरी रिपोर्ट कि पैसा कहां पर खर्च हुआ है, पैसा कहां पर खर्च हुआ है, पैसा कितना खर्च हुआ है, ठीक है, सरकार ने कितना सस्ता पैसा खर्च किया है, ये सब चीजें उसमें लिखी रहती हैं ना। कि मान लो मार्केट रेट चल रहा है 10 रुपए, सरकार ने 8 रुपए के माध्यम से ही चीजें लगाई हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से रिपोर्ट बनाई जाती है। अब इस रिपोर्ट को सरकार ने पैसा ऐसा कहां खर्च किया, वो सब चीजें निर्धारित हो गई। अब ये जो पैसा पूरा खर्च होता है इसकी एक रिपोर्ट बनती है। क्या बनती है? इसकी एक रिपोर्ट बनी, कि रिपोर्ट बनी कि भैया सरकार ने कहां पैसा खर्च किया। इस रिपोर्ट को कहां रखा जाएगा? तो इस रिपोर्ट को सरकार वापस से लाती है, रखती है संसद में। संसद से पैसा खर्च हुआ था ना, जहां से पैसा खर्च हुआ है वहीं पर वापस से इस रिपोर्ट को लाकर रखा गया कि भैया हमने फलाना फलाना योजना में इतना उतना पैसा खर्च कर दिया और इतना इतना कर दिया, ठीक है। संसद में अब क्या होगा? एक व्यक्ति बैठा होगा जिसका नाम है सीएजी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक। कौन है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो सीएजी है, वो क्या करेगा? राष्ट्रपति की उस रिपोर्ट, ये जो 500 करोड़ रुपए की जो रिपोर्ट है कि पैसा कहां खर्च हुआ है, इसको उठाएगा और उठाने के बाद ले जाएगा इसको, ठीक है। उसकी पूरी जांच करेगा निचले स्तर पर कि सरकार ने सच में पैसा खर्च किया है कि भ्रष्टाचार किया है। एक एक पॉइंट पर खर्चा करेगा। जैसे सरकार ने बोला कि भैया हमने यहाँ पे 20 ठो हैंडपंप लगवाए हैं स्कूल के अंदर, सीएजी चेक करेगा सच में लगे हैं कि नहीं लगे हैं। हमने डिजिटल बोर्ड लगवाया है, सीएजी चेक करेगा सच में डिजिटल बोर्ड लगा है कि नहीं लगा, कितने लगे हैं आखिर, सबकी एक जांच होगी। जांच करने के बाद सीएजी अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, स्वयं से एक रिपोर्ट बनाएगा कि सरकार इतना झूठ बोल रही है, सरकार ने इतना डिजिटल बोर्ड लगाया है, सरकार बोल रही इतना करोड़ रुपए खर्च होना चाहिए था, हमने वहां के डीलरों से बात की, सबसे बात की। सीएजी की इस रिपोर्ट को वापस से सीएजी आएगा और अपनी इस रिपोर्ट को दे देगा राष्ट्रपति महोदय को। कहां इसको दे देगा? राष्ट्रपति जी को। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां रखेंगे? राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को रखेंगे संसद के वापस से पटल पर। एक बार सरकार ने रखी जब काम किया, फिर एक बार सरकार ने जैसे ही काम करने के बाद सीएजी ने जांच की, तो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट संसद में रखा।
उसने रिपोर्ट अपनी दे दी राष्ट्रपति जी को कि राष्ट्रपति जी ये है भ्रष्टाचार की रिपोर्ट, सरकार की कार्यों की रिपोर्ट कि सरकार ने पैसा वैसा कहाँ खर्च किया। अब आपके ऊपर है, आपको रखना है रखो, नहीं रखना तो मत रखो। राष्ट्रपति जी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे क्योंकि जो विपक्ष है खा लेगा। तो राष्ट्रपति जी अपनी रिपोर्ट को रखेंगे संसद में कि लो भैया सरकार ने इस 500 करोड़ रुपए का कहां पे खर्च किया है। अब विपक्ष का काम क्या है, तो विपक्ष इस समय जांच करेगी सच में सीएजी क्या कह रहा है, क्योंकि सीएजी ने निष्पक्ष रूप से जांच की है। क्या किया है, जो सीएजी कार्य करता है वो निष्पक्ष रूप से जांच करता है। कैसे कार्य करता है, निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। और इस प्रकार जो सरकार की कमियां हैं, गलतियां हैं, उस पर विपक्ष क्या करेगा, एक्शन लेगा। विरुद्ध कहा, अपने कार्यों के विरुद्ध जाना मतलब कार्य करना मतलब विरुद्ध होता है, सरकार के विरुद्ध थोड़ा होता है। या देखो यहाँ पे लिखा है, कुछ भी पूछते रहते हो कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पर, जो मैंने कहानी समझाई है वो अनुच्छेद 151 से संबंधित है, पढ़ लो एक बार, समझ में जाएगा। सीएजी का पद कहां पर है, अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 में क्या है, उसकी शक्तियां हैं। 50 में क्या है, उसका खातों संबंधित विवरण है। 151 में क्या है, उसकी रिपोर्ट है। ठीक, चलो अब बताओ ये केंद्र सरकार संबंधित रिपोर्ट किसको देगा, तो केंद्र सरकार संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इसको कहां रखेंगे, राष्ट्रपति रखते हैं इसको संसद के पटल पर। कहां रखते हैं, संसद के पटल पर। ठीक, अब मान लो कोई रिपोर्ट ये मध्य प्रदेश की सरकार की कोई योजना की जांच कर रहा है, या मध्य प्रदेश में किसी स्तर की जांच कर रहा है, तो ये मध्य प्रदेश की जो रिपोर्ट होगी वो सभी राज्यों के राज्यपाल को देगा। जैसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो गए, बिहार के राज्यपाल हो गए, तो जिस राज्य में जांच करेगा उस राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट देगा। और राज्यपाल इस रिपोर्ट को कहां रखेंगे, राज्यपाल इस रिपोर्ट को रखेंगे राज्य विधान मंडल पर। कहां रखेंगे, राज्य विधान मंडल पर रखेंगे। सेम है, सेम कंडीशन है। अगर केंद्र सरकार की कोई रिपोर्ट होगी तो वो राष्ट्रपति को देंगे, और अगर राज्य की कोई रिपोर्ट होगी, जैसे मान लो मध्य प्रदेश की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट है, सीएजी कोई रिपोर्ट बना रहा है, जांच कर रहा है, वो रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे। बिहार में कोई किसी की जांच हो रही है तो बिहार के राज्यपाल को देंगे। झारखंड में जांच कर रहे हैं तो झारखंड के राज्यपाल को देंगे। हिमाचल पर जांच कर रहे हैं तो हिमाचल के राज्यपाल को देंगे। सर सीएजी की रिपोर्ट का आधार पर करप्शन होने पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्या करोगे जाकर, चले जाओ। ठीक है, क्या कर लेगी गवर्नमेंट, क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट, कुछ कर लेगा क्या, क्या कर लेगा, चले जाओ। किसने रोका है, जाओ। सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा, कुछ कर लेगा। जिसको जनता ने 5 साल के लिए चुना उसको कुछ नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर लेगा, जनता ने चुना है, लोकतंत्र बड़ा है, ठीक है ना कि सुप्रीम कोर्ट। लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं है इस देश में। क्या कर लोगे, चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, इंटरनेशनल न्यायालय पहुंच जाओ। क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई ज्यादा खाता है तो कोई कम खाता है, सिंपल सी बात है। खा तो पूरी दुनिया ही रही है। हम्म, चलो अनुच्छेद 279 बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध आय की गणना सीएजी के द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। सिंपल सी बात है कि आपको मैंने बता दिया कि सीएजी क्या करता है, सीएजी शुद्ध आय की गणना करता है कि सरकार ने पैसा कहां पर खर्च किया है, क्या नहीं किया। तो आर्टिकल याद रखिएगा, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 279 मेन से खास कोई लेना देना इसका नहीं है। तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, आपको पता है 12 हैं। उसमें से तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 के तहत सीएजी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा पदभार ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है। तो कोई मेरे से पूछ रहा था कि शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाते हैं भैया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। यही क्वेश्चन इस बार एमपीपीएससी 2022 का प्री का क्वेश्चन था। पेपर है, घर में उठाकर देख लेना, क्योंकि यही सिलेबस सेम आपके प्री में भी दिया गया है। कौन, सीएजी। ठीक है, प्री में आप पढ़ोगे, बहुत डिटेल से पढ़ोगे, क्योंकि प्री में फैक्चुअल डाटा का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे मेंस में कैसे क्वेश्चन आएगा, सीएजी क्या है, सीएजी की शक्तियां क्या है, सीएजी स्वतंत्र है, सीएजी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को कैसे उजागर कर सकते हैं। भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता, इंसान ही तो भ्रष्टाचार करता है। चलो रानू यहाँ पढ़ लो, है ना। बड़ी बड़ी बातें क्लास में मत करिए, कल देख लिया कितने ज्ञानवान आप लोग हैं। ठीक है,
तो कल आप लोगों का योग्यता का परीक्षण हो ही चुका है। तो कितने लोग आए थे टेस्ट देने, सबके नाम याद है, कॉपी में लिख लिया हूँ मैंने। ठीक है सर, आज लिखवा क्यों नहीं रहे? लिखा तो है, क्यों लिखवाऊँ, मेहनत करूँ फालतू में, जब लिखा है तो क्यों मेहनत करनी, खुद से लिखिए। ये जरूरी है कि मैं लिखूं? नहीं इच्छा हो रही मेरी लिखने की आज। ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, लिखते चलिए अपनी कॉपी में। ये जरूरी है कि मैं बोर्डे में लिखूं तभी लिखोगे? कल 4 लोग टेस्ट देने आए थे, है ना? मैं बेटा बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल गुस्सा में नहीं हूँ, है ना? लिखा हुआ है, मेरी मेहनत है, इसमें एक बार चीजें मेंशन कर दी गई हैं तो क्यों वापस से लिखने की कोशिश करें, है ना? इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लिखी हुई है, पीडीएफ बन चुकी है। जो मैं समझाऊंगा, जो मैं लिखवाऊंगा, जैसे आपने निर्वाचन आयोग पढ़ा, जो मैंने बोला वही लिखा था उसमें। अब बार बार वही बोलूंगा, समय और जाया जाएगा। आज सीएजी कंप्लीट हो जाता है, घर पीडीएफ पहुंच जाएगी तो लिख लेना आराम से निकाल के, है ना? ठीक, क्लियर। चलो, जहाँ पे लगेगा बीच बीच में लिखवा देंगे, जहाँ पर नहीं लगेगा वहां नहीं लिखवाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, चलो, पीडीएफ मिल जाएगी तो पीडीएफ निकाल लेना, उसको प्रिंट आउट करवा लेना। चलो, जहाँ पर लगेगा वहां पर लिखवा देंगे, जहाँ पर नहीं लगेगा वहां पर नहीं लिखवाएंगे। तो भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 भारत के सीएजी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा पदभार ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं संरचना की, हम बात करते हैं तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैसी संस्था है? एकल सदस्य, मतलब कोई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में बैठेगा तो वो एक व्यक्ति होगा, है ना? तो कैसी संस्था है? एकल सदस्य संस्था। जैसे निर्वाचन आयोग में 3 लोग थे, सीएजी में एक लोग हो, एक ही व्यक्ति भारत का सीएजी बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यह भारत के महालेखा परीक्षक विभाग का एक संवैधानिक प्रमुख है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। अर्थात कैसा पद है ये? यह एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? यह एक संवैधानिक प्रमुख होता है, अर्थात ये एक संवैधानिक पद है। ठीक, इस विभाग के अन्य अधिकारी पूर्णतः जितने होंगे वो कैग के अधीनस्थ होते हैं। मान लो जितने भी अधिकारी होंगे वो किसके नीचे होंगे? वो सीएजी के नीचे ही कार्य करेंगे। जितने अधिकारी होंगे वो सभी सीएजी के नीचे ही कार्य करेंगे। सीएजी कोई एक व्यक्ति होगा और सीएजी का उल्लेख संविधान में किया गया है। कहां किया गया? अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक किया गया है। तो कैसा पद है? ये एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है? यह एक संवैधानिक पद है। ठीक है, चलो, भारत के अन्य राज्यों में कैग के एजेंट के रूप में कई अन्य अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए जाते हैं जो राज्य सरकारों के लेखाओं की जानकारी कैग को देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, चारों लाइन को पढ़िएगा, सीएजी की संरचना मेंस में आएगी 5 नंबर में लिखने को, तो आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक ठीक, क्लियर है? संरचना में कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? अभी हम संरचना में क्या चर्चा कर रहे थे? अभी हमने संरचना पर चर्चा की, सीएजी की हम बात कर रहे हैं। सीएजी की संरचना में क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे सीएजी की संरचना में कि सीएजी की संरचना कैसी है? एकल सदस्य है। कैसी है? एकल सदस्य है, अर्थात इसमें एक व्यक्ति होता है। क्या होता है? एक व्यक्ति ही सीएजी के पद पर बैठता है ना? दूसरा कैसा पद है? संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है, अर्थात इसका वर्णन संविधान में किया गया है। कहां किया गया है? इसका वर्णन संविधान में किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। ठीक है ना? तभी आपसे पूछ ले कि और भी इसमें हम क्या मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहां पे हमने बताया कि यह भारत के महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। जितना मैं समझाता हूं उतने मिनट में ही कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, जितने मैं समझा रहा हूं ना उतने में ही अपनी कलम को स्पीड के साथ बढ़ा लिया करिए, तो लगभग आप
50-60% तो यही लिख लेंगे। ठीक है, चलिए। इस विभाग के अन्य अधिकारी पूर्णतः कैग के अधीन होते हैं। गुरुजी कृपया आपका गुस्सा शांत। मेरे बेटा, मेरे में कोई गुस्सा नहीं है, फालतू में कमेंट मत करो, ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है ना। दूसरी बात है, आपको पीडीएफ से समझ में नहीं आता, पूरी क्लास पीडीएफ से पढ़ा रही, पूरे टीचर पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं ना, पूरी सुबह से लेकर शाम तक आप पीडीएफ से ही पढ़ रहे हैं, तो कृपया अपना ज्ञान अपने पास रखें, मुझे पढ़ाना ना सिखाएं, कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है। ठीक, पहली बात, ना मैं गुस्सा हूं, सिलेबस मुझे टाइम पे कराना है, समय पर कराना है और बेहतर तरीके से कराना है। क्लियर? तो अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मुझे पढ़ाना मत सिखाइए, कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना। मैंने पहले बोल दिया, जहां पर मुझे लगेगा मैं लिखवा दूंगा, ऑलरेडी मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने ही टाइप करवाया है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर कौन सी चीजें क्या लिखी हुई है। क्लियर? तो कृपया करके ज्ञान मत दीजिएगा क्लास में। हाँ, जो नोट्स बना रहे हैं बनाते चलिए, समय पर्याप्त मिल रहा है, 1 मिनट में आपके 4 वर्ड निकलने चाहिए। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि जो सीएजी है ना, ये सीएजी क्या करता है, सभी राज्यों की वित्त पर नियंत्रण करता है। तो एक व्यक्ति पूरे राज्य में तो नहीं जा सकता 28, तो उसने अपने एजेंट बैठा रखे हैं सभी राज्यों में कि भैया तुम जाओ और बताते रहना वहां पे क्या चल रहा है, कितना पैसा है। तो देखो, भारत के अन्य राज्यों में कैग के एजेंट के रूप में कई अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए जाते हैं, जो राज्य सरकारों के लेखाओं की जानकारी कैग को देते हैं। क्या देते हैं? जो राज्य सरकार के जो लेखा होते हैं, इन लेखाओं की जानकारी किसको देते हैं? कैग को देते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, हाँ, केजीएस की कॉपी अपलोड करवा दी गई है। ठीक है, सब धीरे धीरे हो रहा है, सब काम कर रहे हैं हम लोग। अब आप सोच रहे हैं एक दिन में हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। आज कॉपी अपलोड हो गई है, देख लीजिएगा कैसी नई कॉपी आ रही है। सीएजी की संरचना 5 नंबर में आएगा, आराम से लिख दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला मैंने बता दिया, सीएजी कैसा है, एकल संरचना है, मतलब एक व्यक्ति उस पद पर बैठता है। दूसरा बता सकते हैं, यह भारत के महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसका उल्लेख संविधान में किया गया, अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, और भाग 5 में इसका वर्णन है। ठीक है, इस विभाग के जितने भी अन्य कर्मचारी होते हैं वो कैग के अधीनस्थ काम करते हैं, अर्थात सीएजी के नीचे कार्य करते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया कि सभी अन्य राज्यों में जो कैग के एजेंट जो है वो अकाउंटेंट के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, जिनका काम क्या है, सभी राज्यों के वित्तों का नियंत्रण करना, देखना कि पैसा सही तरीके से राज्य खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखिए, सीएजी की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। अच्छा, ये बताओ, सीएजी जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर बिल्कुल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, और जब इसका उल्लेख संविधान में किया गया है तो ये सरकार की कमियों को स्पष्ट रूप से उजागर कर सकता है कि नहीं कर सकता? सर बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। इसको किसी से कोई डर नहीं है, किसको कोई डर है, किसको? सरकार से डर है कि सरकार की कमियों को बता देगा तो सरकार इसको हटा देगी। नहीं भैया, इसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, इसीलिए संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। जिस चीज का उल्लेख संविधान में कर देते हैं वो व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है कार्य करने के लिए, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो सीएजी क्या है, कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, जिस कारण से सरकार पर इसका कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। सरकार ने गलती कर दी है, सरकार की गलतियों को निकालेगा कि आपने यहाँ पे गलती की है। फिर सीएजी जो है राष्ट्रपति की सील और वारंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कौन नियुक्त करता है सीएजी को? राष्ट्रपति सीएजी को नियुक्त करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। इनका कार्यकाल भी निर्धारित है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। मतलब भैया, जब इनका कार्यकाल निर्धारित है, जिस प्रकार भारत के निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल निर्धारित था, जिस कारण से वो अपने कार्यों को करने में स्वतंत्र था, उसी प्रकार ये भी अपने कार्यों को करने में स्वतंत्र है, क्योंकि इनका भी टाइम पीरियड फिक्स है कि भैया मैं 6 साल बैठूंगा या 65 साल के पद पर बैठूंगा। फिर समझिए, सीएजी को राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में दर्ज प्रक्रिया के आधार पर ही हटा सकते हैं। तो भैया सीएजी को आप कैसे हटा सकते हो? तो सीएजी को उसी प्रकार हटाएंगे जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। अगर आपको याद होगा तो सेम मैंने यही आपको वहां पढ़ाया है, कहां के? भारत के निर्वाचन आयोग में, कि भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार से हटाएंगे जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। ठीक, फिर यहां पढ़िए, यहां पे लिखा हुआ है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति सीएजी के पद से रिटायर्ड हो गया या उसने अपना इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा देने के पश्चात वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का पद ग्रहण नहीं कर सकता। क्या लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति सीएजी के पद से रिटायर्ड हो गया या उसने अपना इस्तीफा दे दिया, तो वह व्यक्ति
दोबारा उस पद पर नहीं बैठेगा, अर्थात वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय में, अर्थात वह सरकार के किसी भी विभाग में कार्य नहीं कर सकता है। इस बात को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। सपना कह रही सील और वारंट कोई कुछ नहीं होता है ना, कितना लिख लो केवल कि सीएजी जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलो सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट हमने बताया कि सीएजी की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए संविधान में कई हमने प्रावधान किए हैं। पहला प्रावधान क्या है? इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151। भाग कौन सा है? भाग 5 है, जिस कारण से कैसा आयोग है? एक संवैधानिक आयोग है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इनका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल बिल्कुल निर्धारित है, 6 वर्ष या 65 वर्ष ये कार्य करते हैं। तीसरा है, अगर इनको इनके पद से हटाना है तो सेम वही प्रक्रिया है जिस प्रकार हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं। चौथी प्रक्रिया हमने बताया कि सीएजी के जो सीएजी होगा अपना इस्तीफा देने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी प्रकार का कोई कार्यभार नहीं संभाल सकता। सीएजी का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद कम नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सीएजी के कार्यकाल के दौरान, जो सीएजी है उसके कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्तों में, जो वेतन और भत्ते होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी, क्योंकि यही सेम लाइन मैंने आपको निर्वाचन आयोग में भी पढ़ाया था कि भैया जिस प्रकार निर्वाचन आयोग में हमने आपको पढ़ाया था कि जिस प्रकार निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होने के पश्चात उसको ये धमकी नहीं दी जाएगी भैया आप 1 लाख रुपए पाते हो तुमको 80,000 रुपए देंगे, 70,000 रुपए भी देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार सीएजी है, सीएजी को जो वेतन मिल रहा है, वेतन और भत्ते मिल रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे। तो यही लिखा हुआ है कि सीएजी का वेतन और भत्ते नियुक्ति के बाद कम नहीं की जाएगी। सेम लाइन यहां पर भी है, सीएजी के कार्यकाल में वेतन और भत्ते में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, चलिए फिर दूसरे पॉइंट में आते हैं, समझते हैं क्या है। उसकी प्रशासनिक शक्तियां और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तों राष्ट्रपति के द्वारा उससे परामर्श के पश्चात ही निर्धारित की जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सीएजी जिस जगह काम करता है, मान लो ऐसा तो नहीं सीएजी कहीं बैठ के काम करेगा, तो सीएजी का एक विभाग होगा। क्या होगा? विभाग होगा। ठीक, उस विभाग में कितने लोग काम कर रहे हैं ये राष्ट्रपति सीएजी से पूछेंगे कि भैया आपको कितने लोग चाहिए काम करने के लिए। भैया सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, इतने सारा पैसा खर्च हो रहा है, सीएजी पगला जाएगा। एक व्यक्ति, मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान तक करोड़ों योजना रोज लॉन्च कर देते हैं सुबह से लेकर शाम तक, एक व्यक्ति तो पागल हो जाएगा। तो उसके विभाग में कितने लोग काम करेंगे, कौन कौन लोग काम करेंगे, ये सभी सीएजी राष्ट्रपति से बोलता है कि हमको इतने लोग चाहिए काम करने के लिए हमारे नीचे। नहीं तो इंसान तो पागल हो जाएगा काम कर करके सुबह से लेकर शाम तक। हर एक 10 मिनट में योजना लागू हो जाती है हर राज्य में। तो देखिए, उसकी प्रशासनिक शक्तियां भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत जो अधिकारी होंगी उनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाएंगी। किससे परामर्श के बाद? सीएजी से परामर्श के बाद। सीएजी ही निर्धारित करेगा कि भैया किसको कितनी वेतन मिलना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद कितना भत्ता मिलेगा, कितने लोग काम करेंगे, कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी मेरे नीचे कार्य करेंगे जो मुझे सहायता देंगे। सिंपल सी बात है ना, आपको सरकार की सभी योजनाओं, सभी पैसे का लेखा जोखा तैयार करना है, तो आपके अनुसार ही आपको क्या मिलेंगे? कर्मचारी मिलेंगे कि आपको कितने कर्मचारी चाहिए। हो सकता है सीएजी को 10 कर्मचारी नीचे लग रहे हों, तो राष्ट्रपति उन सभी कर्मचारियों की संख्या को भी निर्धारित करेगा। समझ में आ गया? चलिए, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि सीएजी के कार्यकाल का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन, भत्ते, पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता। मैंने उस दिन ही बताया था कि हमारे भारत में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे सीएजी हो, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, तो वो तो राज्य का हो जाएगा, चाहे हम यूपीएससी की बात कर लेते हैं, जो केंद्रीय स्तर पर जो निकाय हैं, इन सभी के वेतन और भत्ते कहाँ पर निर्धारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। कहाँ पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और संसद में इसमें किसी भी प्रकार का
मतदान नहीं होता है। संसद में इसमें किसी भी प्रकार का मतदान नहीं होगा। मतदान किस बात को लेकर होगा कि भैया हमें इनके पैसों में कटौती करना है या हमें कुछ आधार पे करना है। कहने का तात्पर्य यह है स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, जितने अधिकारी चाहिए वो अधिकारी कर्मचारी ही मिल जाएंगे। वेतन भत्ते कभी भी इनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं होंगे। वेतन भत्ता जो मिल रहा है उसमें लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, किसी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, लाभकारी परिवर्तन ही करेंगे इनके लिए। कार्यकाल निर्धारित है, संविधान में उल्लेख है, सरकार के वित्त की जांच करना है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बेसिक सी चीजें हैं।